भर में आज मनाया गया नेशनल प्रेस डे। पीएम मोदी ने कहा, मीडिया भारत की लोकतांत्रिक भावना को कर रहा है मजबूत। गृह मंत्री अमित शाह बोले, मोदी सरकार प्रेस फ्रीडम के लिए प्रतिबद्ध। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा, फ्री प्रेस लोकतंत्र की विशेषता, एक न्यूज बड़ा संस्थान। कांग्रेस का ट्वीट, स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस महान लोकतंत्र की आधारशिला। सीएम गहलोत ने कहा, लोकतंत्र में स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस सबसे आवश्यक है। तमाम दावों के बावजूद वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 142वें स्थान पर, चौथे स्तंभ की चुनौती। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। आज नेशनल प्रेस डे है। हम रोज तमाम मुद्दों पर डिबेट में चर्चा करते हैं। चलिए आज हम खुद पर यानी मीडिया पर बात करेंगे। मीडिया के सामने चैलेंजेस पर, मीडिया पर लगने वाले आरोपों पर, मीडिया के सामने चल रहे सर्वाइवल के संकट पर, वक्त के साथ मीडिया में बदलाव की ज़रूरत पर और तमाम दूसरे पहलुओं पर। दरअसल मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, यानी परिपक्व और जिम्मेदार मीडिया की महत्ता इतनी है कि कहीं निर्धारित नहीं होने के बावजूद मीडिया ने खुद को लोकतंत्र का चौथा पाया बना लिया। हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में क्रांतिकारियों ने वैचारिक क्रांति जगाने के लिए प्रेस का ही सहारा लिया था। तमाम बड़े क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी पत्रकार रहे, अंग्रेज़ों के दमन के बावजूद अखबार निकाले और लोगों को जगाया। तब से अब तक भारत के विकास में एक विशल ब्लोअर के तौर पर, वॉचडॉग के तौर पर, आई ओपनर के तौर पर मीडिया अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। लेकिन आज मीडिया की पेशानी पर पूरी इंडस्ट्री के तौर पर बल दिखाई देते हैं। क्या चिंताएं हैं, इस पर आज बात करते हैं और इन सवालों के जरिए बात करते हैं कि जवाबदेही बनाम स्वायत्तता की कश्मकश में मीडिया खुद को कहां खड़ा पाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए सोशल मीडिया कितनी बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। और मीडिया की बुनियादी समस्याओं का हल किसके पास है? मीडिया के पास, सिस्टम के पास, या दर्शकों के पास, या किसी और के पास? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हैं आज डिबेट में, और वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल साहब जुड़े हुए हैं। तीनों का मैं बहुत स्वागत करता हूं। और आज की डिबेट एक मंथन जैसा कार्यक्रम है। पहले ओम सैनी साहब आपके पास आता हूं। ओम सैनी जी, आपका कई दशकों का अनुभव है पत्रकारिता का। किस तरह की चिंताएं आप जैसे परिपक्व आदमी के चेहरे पर एक पत्रकार के तौर पर आज दिखती हैं? ओम सैनी साहब। देखिए, कुल मिलाकर के जब देश आज़ाद हुआ था तो पंडित नेहरू की लीडरशिप, प्रेस आयोग की स्थापना हुई और प्रेस आयोग बनने के साथ ही मीडिया को एक प्रभावशाली और चौथे स्तंभ के रूप में समझा गया। लेकिन धीरे धीरे कुछ चीज़ें बदली हैं और मीडिया में काम करने वाले इको हो रहा है। जी, आपकी आवाज़ टीवी पर साफ सुनाई दे रही है, आप फरमाएं। ऐसा लगता है कि जैसे जो जिम्मेवारी समाचार पत्रों पर हुआ करती थी कि वो समाचार और विचार तक सीमित न रहें, एक चेतनशील नागरिक को भी स्थापित करें, वो धीरे धीरे लग रहा है कि चुकता जा रहा है। और पत्रकार जिसका एक स्वरूप समझा जाता था कि वो देश में राजनेताओं को और विभिन्न जो दूसरी संस्थाएं उनके बीच में एक समन्वय स्थापित करेगा, और अगर उनके साथ में अगर कुछ है तो उनकी आलोचना के साथ में उनको स्थापित करेगा, वो सब भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। काम करने वाले कामगारों को भी, श्रमजीवी पत्रकारों का भी अपने आप में जो इंस्टीट्यूशंस बने हुए थे, संपादक का जो सम्मान था और पत्रकार का जो सम्मान था, वो भी एक तरीके से जो लोग संचालक हैं उनके साथ साथ में कन्फ्रंटेशन का स्वरूप बन गया, वो सहयोग का स्वरूप नहीं रहा। ये सारी चीज़ें हैं जिनको कि आज हम महसूस करते हैं और जिनके कारण बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो रही है। आज पत्रकार अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता, उसके पास में जो
लीगल तरीके से जो रास्ते थे जिनसे कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस किया करता था, वो अब कहीं बहुत ज़्यादा लिबरलाइजेशन के ज़माने में उस तरीके का नहीं है। हायर एंड फायर वाला सिलसिला चल रहा है। ये सब चीज़ें होने के साथ में जो एक दायित्व हुआ करता था ख़ास तौर से कि समाज को हम एक चेतनशील समाज बनाए, वो वाला काम नहीं हो रहा। सिर्फ समाचार और विचार देने तक ही सीमित हो गया और उसमें उसका रोल जो बड़ा स्पष्ट रूप से नज़र आता था वो नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। जी ठीक है। मित्तल साहब, ओम सैनी जी ने कहा कि चेतना जगाने की एक जिम्मेदारी का निर्वहन मीडिया करता रहा कई दशकों तक, आज भी कर रहा है एक हद तक, लेकिन अब मीडिया से इस मोर्चे पर जो अपेक्षाएं थी वो थोड़ी कमजोर पड़ी हैं। क्या वजह देखते हैं इसकी, मित्तल साहब? जेपी जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने आज प्रेस दिवस के अवसर पर ये रखा है, संवाद रखा है और बड़ा मतलब चुनौतीपूर्ण काम है। आप जिस चैनल पर बैठ के आज ये डिबेट कर रहे हैं, ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक समय था जब स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर जो प्रेस का महत्व था वो हमारे सामने आया था, लेकिन उस टाइम यदि कोई अखबार ब्लैक एंड व्हाइट में निकलता था तो उसमें लिखे हुए का शब्द का असर होता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं जिस तरीके से जो मीडिया है उसका स्वरूप बदल गया है। अब प्रिंट मीडिया के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद में अब सोशल मीडिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो अपने अपने संस्थान है वो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों का उपयोग कर रहे हैं। तो इससे आज की तारीख में जो पत्रकारिता उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोशल मीडिया का कितना महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। और सबसे बड़ी बात अब ये आ गई है कि जो साधन है, जेपी जी, जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पत्रकारिता में, इस जर्नलिज्म के अंदर अब पत्रकारिता का महत्व कम है, लेखन का महत्व कम है, उसके बजाय साधनों का महत्व ज्यादा है। हम देखते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक चैनल इतने सारे चल रहे हैं, जिस इलेक्ट्रॉनिक चैनल के पास में लाइव व्यू है, मतलब वो लाइव जितना ज्यादा कवरेज करना चाहता है उतना दिखाना चाहता है, लोग उसको देखना चाहते हैं। पाठक की जिज्ञासा बढ़ गई है, दर्शक की जिज्ञासा बढ़ गई है। अब उसको कल तक इंतजार नहीं करना है, उसको 2 घंटे भी इंतजार नहीं करना है, अब उसको लाइव शो देखना है कि यदि कहीं घटना घट रही है तो उसका लाइव प्रोग्राम क्या है। ये सारी चीजें जो है, मेरा ये मानना है कि पत्रकारिता के स्वरूप को बदल रहा है। और जिस तरीके से ओम सैनी जी ने कहा बिल्कुल सही है। पहले अखबार के अंदर संपादक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। हम आप देख रहे हैं कि आजकल क्या नाम से एक मैनेजर हो गए हैं, दूसरे विज्ञापन वाले हो गए, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो गई हैं जो हमारी इस पत्रकारिता को प्रभावित करती है। मेरा यह मानना है कि मौजूदा समय में पत्रकारिता का जो प्रभाव है वो कुछ कम हुआ है और जो साधन है, जो तकनीक है, उसका प्रभाव ज्यादा बढ़ा। ठीक बात है, मैं आता हूँ आपके पास वापस। श्याम सुंदर शर्मा जी, ये चिंता तो हम सबकी है ही, पूरे मीडिया जगत की है ही, लेकिन इसमें भी एक, क्या इसको इस नज़रिए से भी देखा जा सकता है जैसा हमारे ही लोगों का एक तबका दावा करता है कि अभी तक भी, श्याम सुंदर जी आपको आवाज़ आ रही है ना मेरी? आ रही है जी। तो आज भी दिन भर व्हाट्सएप ग्रुप्स में वीडियो देख लेने के बाद, फेसबुक पर खबरें जान लेने के बाद और इन्फॉर्मेशन जुटाने के लेने के बाद लोग टीवी ऑन करके देखते हैं कि ये बात सही है या नहीं है। दूसरे दिन अखबार पढ़कर देखते हैं कि ये खबर जो कल हमने पढ़ी, देखी, सुनी, ये सही थी या नहीं थी। यानी अभी भी अगर हम साख के मामले में रेटिंग करें तो सबसे आगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो टीवी हो चाहे वो अखबार हो, मेन स्ट्रीम मीडिया की महत्ता मतलब ऊपर वाले के फजल से अभी तक तो बरकरार है। श्याम सुंदर शर्मा। देखिए जेपी शर्मा जी, आपने ठीक कहा कि विश्वसनीयता चैनल्स और प्रिंट मीडिया की है बरकरार, लेकिन साथ साथ हमारी जो जिम्मेदारियां हुआ करती थी और जिस निष्पक्षता से तथ्यों के आधार पर हम समाचार दिया करते थे उसमें कमी आई है। अब देखिए 4 जुलाई 1966 को जिस उद्देश्य से प्रेस परिषद की स्थापना की थी और फिर उसके बाद 16 नवंबर 1966 को इसका कामकाज शुरू हो गया था, तो हमने माना था कि प्रेस की आज़ादी भी रहेगी और साथ साथ आदर्श स्थापित किए जाएंगे। ये हमने मान करके ये सब कुछ किया था और उसी दिन से हम उसको आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हमारी जिम्मेदारी तो है, प्रेस की जिम्मेदारी के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी होती है कि हम किस तरह की समाचार देखना पसंद करते हैं। आपने सही कहा कि देखिएगा सोशल मीडिया पर आपको कुछ दिखा दिया जाता है, लेकिन उसमें विश्वसनीयता आज भी खटकती है, क्योंकि नियम नहीं बने। आज देखिए प्रिंट मीडिया के लिए तो नियम बन गए, प्रेस परिषद है
उसमें आप शिकायत कर सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए आज भी सरकार ने कोई भी कानून कायदे या कोई चीज बनाई नहीं है। सरकार, जैसे आज जावड़ेकर जी खुद भी कह रहे थे, सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है। सरकार चाहती है कि नियम बने, लेकिन वो खुद स्वयं प्रतिपादित करें और कहें कि किस सीमा तक कौन सी लक्ष्मण रेखा हमारे लिए लागू होगी। सब कहते हैं कि आजादी का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है, प्रेस है, लेकिन किसी ने घोषित नहीं किया, स्वतः खुद ही हो गया है। हमारी जिम्मेदारी अब बन गई है समाज में हम किस प्रकार का लोगों को समाचार परोसना चाहते हैं, किस प्रकार का इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, क्योंकि जब से सोशल मीडिया इस लाइन में आ गया है तो हमारी विश्वसनीयता रखने के लिए हमारी जिम्मेदारी अधिक बढ़ गई है। आप देखिएगा कि सोशल मीडिया कुछ भी कह करके आपको बरगला देता है, समाज को कर देता है, लेकिन किसी चैनल में आज भी विश्वास होता है, किसी अखबार में विश्वास होता है कि ये जिम्मेदारी से कोई बात कहेगा। लेकिन सही बात है, ओम सैनी जी ने भी कहा, मित्तल जी ने भी कहा कि जो संपादक की पहले हैसियत हुआ करती थी, क्योंकि अब आप अखबार और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व्यवसाय में शामिल हो गया, उद्योग हो गया है ये। अब ये आपके लिए ये आजादी के बाद, आजादी के पहले एक मिशन के रूप में काम करता था, अब मिशन नहीं है, अब वो भी एक धंधा करता है और अपने आप को वहां पर लाभ कमाने के उद्देश्य से इसमें आ गया है। बड़े घराने इसमें शामिल हो गए हैं। देखिए, पहले मैं राजेंद्र प्रसाद माथुर हुआ करते थे, वो कोई एडिटोरियल लिखते थे या कोई समाचार लिखते थे, मालिकों का उसमें हस्तक्षेप नहीं हुआ करता था, लेकिन आज सीधे तौर पर मालिकों का हस्तक्षेप है। नहीं, ये तो एक पहलू अलग है श्याम जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है जो समझ में आती है कि एक दौर ऐसा था जब एक सिम कार्ड आपको लेना होता था ना BSNL का, तो मंत्रियों से फ़ोन करवाया करते थे और तब आदमी को सिम कार्ड मिला, बहुत खुश होते थे, कहा चलो साहब मंत्री जी ने फ़ोन कर दिया, सिम कार्ड मिल गया, है ना। लोन लेने के लिए आपको अप्रोचें लगानी पड़ती थी, रिश्वतें देनी पड़ती थी, तब जा कर के लोन मिलता था। अब स्थिति ये है कि दिन में 10 फ़ोन आते हैं कि भाई साहब सिम पोर्ट करा लो, या भाई साहब आपके तो बहुत बढ़िया अकाउंट है, आपका देखा हमने, आप तो लोन ले लो जी, हमारे बैंक से लेना, हम आपको इतना % ही ब्याज लेंगे, दूसरे वाले तो इतना ले रहे हैं। ऐसी स्थितियाँ होते होते आप देख लीजिए, जो फिल्में हैं जिनके नायक भगवान की तरह हुआ करते थे, किसी शहर में आ जाएं बहुत बड़ी बात हो जाती थी, वो गलियों नुक्कड़ों में आकर के फिल्मों के प्रमोशन करते हैं। यानी डिमांड एंड सप्लाई का जो कायदा है, सिलसिला है, वो सारी दुनिया में चल रहा है। मीडिया के हवाले में के मामले में भी ऐसा ही लगता है। किसी वक्त छपवाने वाले खबर ज़्यादा थे, खबर छापने वाले बहुत कम थे, पूछ हुआ करती थी। अब स्थिति ये हो गई है, एकदम उल्टा मामला है। तो स्वाभाविक तौर पर ये संकट तो सामने आएगा ही आएगा जब आप गलाकाट प्रतियोगिता में हैं और सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो आपको कहीं ना कहीं रिसीविंग एंड पे खड़े रहना पड़ेगा। श्याम सुंदर शर्मा जी, ये एक बड़ी वजह नहीं है क्या? देखिए जेपी शर्मा जी ने आपने ठीक कहा, आज प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए आपको निश्चित रूप से तथ्यों के आधार पर, सही ईमानदारी से, पारदर्शिता के आधार पर पत्रकारिता करनी होगी। नहीं तो फिर आपके सामने जिस हिसाब से आज पत्रकारिता और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बट गए हैं आपस में, ये सरकार के पक्ष वाला है, सरकार के खिलाफ वाला है। आम लोगों की खबरों को जिस प्रकार से परोसा जाना चाहिए, जिस प्रकार से लोगों तक लाया जाना चाहिए, वो जिम्मेदारी पहले से नहीं हो रही है। अब स्वार्थों की पूर्ति के लिए जो पत्रकारिता हो गई है, खोजी पत्रकारिता के नाम पर पीक पत्रकारिता हो रही है, उससे निश्चित रूप से हमारे लोगों की जो इज्जत प्रतिष्ठा हुआ करती थी उसमें कमी आई है निश्चित रूप से। अब आपको सरकार को भी तय करना पड़ेगा कि पत्रकार के लिए अभी तो क्वालिफिकेशन तय हो गई है, एक कोर्स भी तय हो गया है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी के अनुसार किस प्रकार से लक्ष्मण रेखा आपकी होनी चाहिए, ये तो हमको सबको मिलकर के तय तो करना। ठीक बात है। और ये लक्ष्मण रेखा और इस लक्ष्मण रेखा के उल्लंघन के जो बार बार लगते हैं वो आरोप और मीडिया पर उठाए जाने वाले सवाल, इनको आमतौर पर हम रोज़ सुनते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ देखते हैं। लेकिन ओम सैनी साहब, आप तो इतना बड़ा आपका अनुभव है पत्रकारिता का, जिस दौर में सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, इकलौता चैनल, जिस दूरदर्शन की पत्रकारिता की, जिस दूरदर्शन के दौर की आज दुहाई दी जाती है, उस दौर में भी दूरदर्शन पे जो 20 मिनट का समाचार कार्यक्रम होता था, उसमें शुरुआत के दौर में क्या केवल प्रधानमंत्री की या केवल सरकार की, कोई सी भी सरकार रही हो, भाजपा, कांग्रेस, एनडीए, संयुक्त मोर्चा, जो भी रही, उनकी खबरें आया करती थी, फिर देश का घटनाक्रम, फिर खेल और फिर मौसम, यही आया करता था। लेकिन उस दूरदर्शन की साख पर कभी सवाल नहीं उठाया गया। आज भी अगर ऐसा ही होता है तो हम सवालों के दायरे में हैं। तो क्या ऐसा है कि पत्रकारिता को या मीडिया को या प्रेस को, चूंकि इस तरह के
आरोपों में लपेट दिया गया है कि वो एक जमे जमाए चलन को भी अगर फॉलो कर रहा है तो भी उस पर उंगलियां उठ रही हैं। ओम सैनी साहब। नहीं, देखिए जेपी जी, ये सचमुच में जब ये उस वक्त की बात है जब ये सब कुछ हुआ करता था तो इसको इडियट बॉक्स कहा जाने लगा था दूरदर्शन को ना। और वो जो 1975 में पहली बार पत्रकार जगत पर एक हमला सा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो दूरदर्शन ही था और उसके अलावा फिर प्रिंट मीडिया पे भी सारा सिलसिला था, और तभी जाकर के इस प्रेस आयोग का एक महत्वपूर्ण रोल समझ में आया कि साहब इसके माध्यम से चीज़ें नियंत्रित हो सकती हैं। और उस वक्त तक सरकारें बड़ी चैतन्य थी। जब जनता पार्टी का शासन आया तो फिर प्रेस आयोग प्रभावी हुआ। उसके बाद में श्रीमती गांधी लौट के आई तो फिर प्रेस आयोग की महत्ता समझी गई और समझा गया कि प्रेस की आज़ादी को कुचला नहीं जा सकता। जिस तरीके से पहले झूठ प्रेस कहलाता था और उसके अंदर पत्रकारों का रोल जो था उस पर आक्रमण हो रहा था, उसको राज्य सरकार कानूनों से, अपने वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट से नियंत्रित करती थी। अब हालात और बदल गए हैं। तो इन हालात के अंदर जो भी समस्या है, इसके लिए बहुआयामी आयोग बनना चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों पे निगाह रखे, और साथ साथ में हम पत्रकारों की, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक में काम करते हैं या प्रिंट मीडिया में काम करते हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए जो एक वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट हुआ करता था, उस एक्ट को फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। ये जो सारी छूट दे दी है कि सरकार, अगर हम न्यायालय में भी जाएं तो हमें न्याय नहीं मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम, अगर हमारे जिस ब्रांड के साथ में हम काम कर रहे हैं, अगर वो कोई गलत काम करता है तो हम दूसरे ब्रांड में जाने की स्थिति में नहीं होते, क्योंकि हमारी उपयोगिता उस तरीके से बनती ही नहीं है, चाहे वो प्रिंट हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो। तो एक तो ये कि बहुआयामी मीडिया का एक आयोग गठन होना चाहिए जिसके माध्यम से चीज़ें सामने आए, और दूसरा फिर जो अपने हुनर में उस्ताद हैं उनके लिए तो कहीं समस्या है नहीं, चाहे वो प्रिंट में हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक में हो, लेकिन कानून के माध्यम से जो राहत मिला करती थी उस राहत को सरकार ने उस तरीके से नहीं देखा समझा है, वो अपने आप में संकट का विषय है। ठीक बात है। मित्तल साहब, आपने जो बात उठाई थी डिजिटल सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया में भी हमको थोड़ा सा और बारीकी से देखना पड़ेगा। जो चैनल्स हैं या अखबार हैं जो कि अपने परंपरागत प्लेटफॉर्म के अलावा डिजिटल माध्यमों पर भी उपलब्ध हो गए हैं, पोर्टल के रूप में या जो उनके वेबसाइट्स हैं उनके रूप में, उनकी तो फिर भी अपनी एक अकाउंटेबिलिटी है। वो अगर कुछ गलत छाप दें, गलत कुछ दिखा दें तो उनकी जवाबदारी, जिम्मेदारी है कि उन्होंने ये लिखा था, इसके लिए वो जिम्मेदार हैं। लेकिन सबसे बड़ी थ्रेट जो बन गई है उसकी तरफ सरकारों का ध्यान, चलिए ठीक है, मीडिया तो वो बदनाम हो रहा है उनकी वजह से, वो अलग बात है, जो कि इस टैग के साथ ही सोशल मीडिया का मतलब फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर या ट्विटर पर मनचाहे तरीके से लिखते हैं, और ये कहकर लिखते हैं कि दलाल मीडिया तो आपको बताएगा नहीं, यानी वो बताएंगे जिनकी खुद की कोई जवाबदारी नहीं है, जो कुछ भी जहर फैलाकर अभी अपना अकाउंट डिलीट कर दें तो आप उनका कुछ नहीं कर सकते। तो बड़ी चुनौती इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टीवी माध्यमों के अलावा डिजिटल माध्यमों के सामने भी ये है कि ये सो कॉल्ड जो सोशल मीडिया है उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे तय हो। मित्तल साहब। जेपी जी, आपने बहुत सही सवाल उठाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो ऐसे लोग हैं वो एक विचारधारा के तहत इन सब चीजों को करते हैं। जो जिस विचारधारा का होता है वैसा को उसमें कचरा कूड़ा उसके अंदर सोशल मीडिया पर डाल देता है। स्वाभाविक है कि इस पर अंकुश लगना चाहिए, और कई बार हम ये देखते हैं कि जब रिपोर्टिंग होती है तो चैनल पर रिपोर्टिंग हो, अखबार में रिपोर्टिंग हो, उनकी रिपोर्टिंग दायित्वपूर्ण होती है, जिम्मेदारपूर्ण होती है। लेकिन जब सोशल मीडिया पर होती है तो उसकी वजह से कई बार सांप्रदायिक दंगा हो जाता है या जातीय दंगा हो जाता है। तो इन सब चीजों पर सरकार को चाहिए कि इस पर नियंत्रण करे। हालांकि सरकार ने फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इस बात को कुछ लगाने की कोशिश की है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी भी उस पर नियंत्रण की जरूरत है। अभी बात श्याम सुंदर जी ने भी कही, आपने भी कही, ओम सैनी साहब ने कही, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात कही। मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में जेपी जी एक बात कहना चाहता हूँ कि सरकार ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया तो है, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है, इसके पास कोई अधिकार नहीं है। यदि किसी आदमी को किसी खबर से या न्यूज चैनल से कोई शिकायत है, वो प्रेस काउंसिल में शिकायत कर सकता है, लेकिन प्रेस काउंसिल के पास इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वो उस मीडिया घराने को लेकर कोई जुर्माना लगाए या उस पर कोई दंड दे या कोई उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके, सिवाय इसके कि उसको प्रताड़ना देकर छोड़ देते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हालांकि इसको लेके दूसरे कानून बने हुए, लोग अदालतों में भी अब जाने लगे, ये सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि प्रेस जो है, जो पत्रकारिता है, वो दायित्वपूर्ण होनी चाहिए।
जिम्मेदारी पूर्ण होनी चाहिए और समाज पर उसका भरोसा होना चाहिए। जिस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन और उसके कुछ समय बाद तक होती रही है, अब जिस तरीके से बात आ रही, मैंने अभी पहले भी कहा कि तकनीक का बहुत बड़ा रोल हो गया इसके अंदर। तो वो जो पहले वाली जो बात थी कि ब्लैक एंड व्हाइट अखबार थी, 4 पेज का साप्ताहिक या पाक्षिक निकल रहा है, उसका भी लिखे हुए का असर होता था। हम अखबार का नाम लेते, ब्लिट्ज एक अखबार आता था, साप्ताहिक अखबार आता था, लोग उसका इंतजार करते थे, 7 दिन बाद भी उसका इंतजार करते थे। ओम सैनी जी ने मासिक पत्रिकाओं में, पाक्षिक पत्रिकाओं में बहुत काम किया है। आपके लेखन को लोग आज भी याद करते हैं। और उस टाइम जो पत्रिकाएं थी, चाहे रविवार हो या माया हो, उसका लोग 1-1 महीने तक इंतजार करते थे। उसका कारण यह था कि उसमें लिखे हुए का असर होता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं इन सब चीजों में क्या नाम से गिरावट आ गई। जेपी जी, एक बात मैं इस मौके पर और कहना चाहता हूँ कि मतलब आप और ओम सैनी जी हमसे सीनियर है, मेरे और श्याम जी से सीनियर है। मेरे को और श्याम जी को शायद 40-40 बरस इस जर्नलिज्म में हो गए और आपको शायद इससे भी ज्यादा। हम देखते हैं कि जो लोग हमारे पास विज्ञप्ति लेके आते थे, वो जो नेता राजनेता विज्ञप्ति लेके आता था, वो थोड़े दिन बाद में या तो एमएलए बन गया या मंत्री बन गया, सांसद बन गया। तो जैसे ही वो कुछ बना, वैसे ही वो प्रेस को उपदेश देने लग गया। मतलब जो व्यक्ति कल तक विज्ञप्ति लेके आ रहा था, वही अब प्रेस को लेके उपदेश देने लगा है। तो ये जो राजनेताओं के अंदर की जो चरित्र की जो बात आती है, उसमें भी देखना पड़ेगा कि ये सारी पत्रकारिता कैसे संरक्षित रह सकती है। ठीक बात है। श्याम सुंदर शर्मा जी, 2 अलग अलग जिम्मेदारियां मीडिया के सामने, जिनमें से वो जो स्वस्थ और यादगार दौर था, उसमें तो दोनों पहलू बहुत बेहतर तरीके से दोनों जिम्मेदारियां मीडिया ने निभाई। विचार यानी परसेप्शन डेवलप करने की, सही परसेप्शन डेवलप करने की, जिसके शुरू में ओम सैनी जी ने बात कही थी, और दूसरी सही सूचना पहुंचाने की। अब परसेप्शन को तो छोड़ दीजिए, उस पर तो चर्चा करना बेकार है, या चर्चा बहुत हो चुकी है। सूचना को लेकर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है फेक न्यूज़। जो शब्द अस्तित्व में आया है पिछले कुछ सालों में, वो हम सबको अपने आप में एक चिंता करने वाला शब्द है, हमको चिंतित कर देने वाला शब्द है। इसलिए नहीं कि चैनल्स पर या अखबारों में फेक न्यूज़ चलती हैं। फेक न्यूज़ का सोर्स वही है जो मैंने कहा, जिसको सोशल मीडिया कहा जाता है, और जिसने फेक न्यूज़ शब्द को एक तरह से पैदा किया है, जहाँ से पैदा हुआ है। हमारे सामने दोहरी जिम्मेदारी है कि हम न्यूज़ दिखाएं और ये बताएं कि ये फेक न्यूज़, ये खबर फेक न्यूज़ थी, ये गलत खबर थी, ये गलत चली है सोशल मीडिया में। श्याम सुंदर शर्मा। देखिए जेपी शर्मा जी, संचार क्रांति ने मीडिया के स्वरूप को चेंज किया है। आज आप मीडिया की खबर को तत्काल सुनना चाहते हैं, तत्काल बताना चाहते हैं, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। आप देखिए कि पहले तो मीडिया का एक दिन इंतजार करना पड़ता है कि कल खबर आएगी तो हम उसको पढ़ लेंगे, लेकिन आपको अब तत्काल कुछ सूचनाएं देनी पड़ती है, और वो चीज ना देनी पड़ती है घटना स्थल से जो बताते हैं आप, उसको तो आप आंखों देखी सारी चीजें आ रही है सामने, उसको झुटला नहीं सकते। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी पत्रकारिता को जिम्मेदार सब ठहराना चाहते हैं। आपके लाखों शक हैं। देखिए, आप अगर कोई समाचार दे देते हैं तो उसके बाद आपकी उत्तर पुस्तिका जांचने वाले, समीक्षा करने वाले, ये समाज पूरा बैठा है, वहां पर आपको समीक्षा करके बताता है। लेकिन आज में जिम्मेदारी हमको दी जाती है, तो साथ साथ हमको हमारी जो जिस तरह का पहले वाला पत्रकारिता और जो सब कुछ हुआ करता था, अब तो कॉन्टेक्ट वाले पत्रकार हो गए हैं। अब कॉन्टेक्ट पे आइए, आपका अस्तित्व तो कल क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। तो इस निश्चित रूप से सरकार को भी जिम्मेदारी फिक्स करनी पड़ेगी। हमारी जिम्मेदारी तो सही बात है श्याम जी, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमको खुद को समझनी पड़ेगी। हमको मीडिया एज ए होल ये इस बात को समझना पड़ेगा कि इस दौर की चुनौतियां, जिनमें सबसे बड़ी चुनौती अपने आप को, जो असली मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके सामने जो सोशल मीडिया की जिम्मेदारी, सोशल मीडिया की चुनौती आ गई है, उसको कैसे काउंटर किया जाए, अपनी साख को कैसे बचाए रखा जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।